नमस्कार दोस्तों, अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 1 में हमने बात की थी नेशनलिज्म और रिलीजन के बारे में, और इसके साथ हमने आपको बताया था मोदी जी के आरएसएस से बीजेपी और फिर बीजेपी से गुजरात के चीफ मिनिस्टर तक के सफ़र के बारे में। और अगर आपने इस डॉक्यूमेंट्री का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी कि मोदी जी का नेशनलिज्म और रिलीजन के साथ क्या रिलेशन है। Gujarat Chief Minister Narendra Modi has now given out an interview in which he has said he has done absolutely the right thing in 2002 when the state was hit by riots. I am a nationalist. I am a patriotic. Nothing is wrong. I am a born Hindu. Nothing is wrong. So I am a Hindu nationalist. So you can say yes, I am a Hindu nationalist. तो चलिए दोस्तों, आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। 2014 लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे और लोगों में इस सब से कांग्रेस के खिलाफ काफ़ी गुस्सा बढ़ रहा था। कांग्रेस के खिलाफ चल रही नेशनल पॉलिटिक्स में आने से पहले मोदी जी ने गुजरात में लगातार 13 साल तक चीफ मिनिस्टर पद को संभाला था। मोदी जी ने नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी ईमानदार और मजबूत इमेज को लोगों के बीच बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और कुछ ऐसे बोल्ड प्रोमिसेस किए जो जनता के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए, जैसे कि हर घर में टॉयलेट, हर घर में बैंक अकाउंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुई महंगाई की मार, काला धन वापस लाना, सबके खाते में 15-15 लाख पहुंचाना, और उनका गुजरात मॉडल जिसका उस टाइम काफ़ी प्रचार किया गया था। कुछ अनपॉपुलर और हाईली क्रिटिसाइज्ड इकोनॉमिक डिसीजन जैसे कि जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के बावजूद जो मेजर रिफॉर्म के मुद्दे थे वो ज़्यादा पॉपुलर रहे जनता के बीच मोदी गवर्नमेंट के फर्स्ट टेन्योर में। इसके साथ मोदी जी ने 2019 में अपने वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को कास्ट में बांटने के बजाय जोर दिया हिंदू आइडेंटिटी पे, जिससे वो सभी कास्ट बेस्ड वोटर को इकट्ठा कर पाए और एक ऐसी क्लियर मेजॉरिटी के साथ 2019 में आए जो एक डिकेड से किसी को नहीं मिली थी। बीजेपी को 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 303 सीट्स मिली आउट ऑफ 543, और इसमें अगर बीजेपी अलायंस एनडीए की सीट्स जोड़ दें तो ये बनती है 353। 2019 में मोदी जी की इस बड़ी जीत ने उनकी जनता से अपील करने की एबिलिटी को दिखाया। मोदी जी के फिर से इलेक्ट होने के बाद उन्होंने देश की इकलौती ऐसी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में थी, वहां दशकों से चल रहे 370 को हटाने के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए 6 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाया और उसे दोनों पार्लियामेंट से पास करवाया, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया। और दूसरी ओर असम, जहां उनके साथी पॉलिटिकल लीडर्स नए रिफॉर्म लेकर आए जिससे वहां रह रही मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन बाहर हो जाए। असम, जहां बीजेपी की सरकार थी, वहां 2019 में एनआरसी की एक लिस्ट बनाई गई जिसमें लोगों के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया गया था, और ये सब करने के पीछे का रीज़न उन्होंने ये बताया कि वो वहाँ पे रह रहे इलीगल माइग्रेंट्स और जेन्युइन सिटीजन्स को सेपरेट करने के लिए लाए थे। Were brought to Assam from today's Bangladesh by British colonizers to work in the agriculture field to grow more food. There was a section who do not welcome these people. For them, they thought that this is a threat to their language and culture. They persuaded the colonial administration that there should be a demarcated area, and this Muslim peasants settled either in river island or in river bank areas. When the partition happened, they didn't go back to Pakistan because they were already integrated to the society. They felt that this is their land, and they were also very much with the Indian nationalist movement, which is very secular under the leadership of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru. एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बीजेपी के मैनिफेस्टो का एक की फीचर था, जिसके इम्प्लीमेंट होने के बाद असम में रातों रात 19 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी। Proving citizenship is difficult for two reasons. One is there are many people those who do not have proper documents, and the number two is these documents are not appreciated. एनआरसी से मुस्लिम्स के साथ साथ भारत में बाकी रह रही माइनॉरिटीज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ा। कुछ नॉन मुस्लिम हिंदू को इसमें सिटीजनशिप एक्ट के चलते सिटीजनशिप भी दी गई, जिसमें नेबरिंग मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग, जिसमें बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन थे, उनको सिटीजनशिप दी गई।
और गवर्नमेंट ने इन सब ग्रुप के लोगों को एज परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ डिस्क्राइब किया। वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि सताए गए मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इस एक्ट के तहत सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते थे। और वो कहते हैं कि एनआरसी को सीएए के साथ इसलिए लाया गया क्योंकि बीजेपी उसका इस्तेमाल अपने कट्टर हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करेगी। असम के इतने सारे लोगों के इन न्यू लॉज के चलते स्टेट से बाहर होने के बाद मोदी जी ने डिटेंशन कैंप का बनवाना शुरू किया, जिसमें से सबसे बड़ा कैंप असम में बनाया गया। यहाँ 3000 लोग रह सकते थे जो इन न्यू लॉज के चलते बेघर हुए थे। और अभी तक टोटल 6 ऐसे कैंप असम में बनाए जा चुके हैं। असम में हो रही ऐसी घटनाएं धीरे धीरे नेशन वाइज ट्रेंड बनाती हैं, जिसमें बाद में अयोध्या में जहाँ मस्जिद थी वहाँ मंदिर बनाने का डिसीज़न आता है सुप्रीम कोर्ट से, जो 1992 में हिंदूज़ एक्टिविस्ट के द्वारा डिमोलिश की गई थी। और ये एक ऐसा इवेंट था जिससे डेडली राइट्स हुए थे उस टाइम, और तब से ये मुद्दा मुस्लिम के लिए हमेशा से सेंसिटिव बना रहा। That was a mosque, and the court has accepted that the demolition was illegal. But the same court has given the land to construct a temple. 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने राम मंदिर की पहली ईंट रखी। ऐसी भी कुछ खबरें लगातार सामने आती रही जिसमें गाय को ले जा रहे लोगों के ऊपर हिंदू मॉब्स ने अटैक किया, जिसको ज़्यादातर उन्होंने सीक्रेट ही रखा। इसी के चलते यूपी की कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस निकाला जिसमें बीफ के कंजप्शन पर बैन लगा दिया गया। और इसी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कैंपेन चलाया जिसमें ये एक्यूज़ किया गया कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों का यूज़ कर उनको सड्यूस कर रहे हैं इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए। Marriage between Hindus and Muslims, especially Hindu women marrying Muslim men. These marriages are now made illegal, and the allegation is that this Muslim men marry Hindu women to convert them to Islam. This is ridiculous. लेकिन फिर भी उनको जो हिंदू राष्ट्रवाद के लिए सपोर्ट की ज़रूरत थी, हिंदू मेजॉरिटी होने के बावजूद भी उनको वैसी सपोर्ट नहीं मिली। उल्टा सीएए पास होने के बाद इसके खिलाफ देश में हर जगह प्रोटेस्ट होने लग गए। भारत के कुछ इन्फ्लुएंशियल बिलियनरीज ने भी इस पे अपनी खुल के आवाज़ उठाई। और एक यूएस बेस्ड फ्रीडम हाउस ने भी कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश भारत में पिछले कुछ सालों से सिविल और पॉलिटिकल लाइबिलिटीज़ में सबसे बड़े डिक्लाइन का सामना कर रहा है। There has been some sort of resistance and resilience among the community as well. There are people within the community, those who are supporting the victims, especially those who are facing this problem of citizenship contestation. We also see that people within the community, they have started speaking out about these issues. So I think along with this, we have some sort of positive story as well. लेकिन फिर भी मोदी आज भी पॉपुलर हैं और इंडियन डेमोक्रेसी में आज भी सबको अपनी बात रखने का हक है। बहुत सारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ने कहा था कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अपनी स्टेट में लागू नहीं करेंगे। नियरली 2000 से ज़्यादा अकेडमिक्स और प्रोफेशनल्स ने एक स्टेटमेंट को साइन किया जिसमें लिखा गया था कि ये लॉज स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। लेकिन इन सब नेगेटिव रिएक्शंस के बावजूद भी मोदी जी आज भी देश के सबसे बड़े पॉपुलर नेता हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये डॉक्यूमेंट्री ख़त्म होती है। इसमें हमने ये बताया कि नेशनलिज्म और रिलीजन का मोदी जी के करियर के साथ क्या रिलेशन है और नेशनलिज्म और रिलीजन का भारत में क्या मिक्सअप है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।